Yeah, so welcome guys in the second session this morning. तो इसके पहले अपन ने जो उसके पहले जो हम लोगों ने मतलब दो सेशन किए थे वो मेनली फीचर इंजीनियरिंग और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो मतलब क्या है, मतलब कि एग्जिस्टिंग फीचर हमारे पास ऑलरेडी है और उसको हम आइदर या तो मिसिंग वैल्यू फिल करके या फिर आउटलायर फिल करके या फिर कुछ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा के या अभी जैसे अपन ने बॉक्स कॉक समझा तो बॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लगा के या कुछ दो वेरिएबल को डिवाइड करके या एक दो वेरिएबल को सम करके तीन वेरिएबल को सम करके कुछ भी मतलब हम जुगाड़ लगा के नए वेरिएबल बनाते थे, राइट। तो ये जुगाड़ क्यों लगाते थे हम वो वेरिएबल के ऊपर, ताकि हमारा जो है जो मॉडल का एक्यूरेसी है और जो रिजल्ट का प्रिडिक्शन है वो और इम्प्रूव हो जाए। विद दिस इंटेंशन हम लोग करते थे, राइट। तो इसके ऊपर हमने दो एलिमेंट्री क्लासेस की। तो ये फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता है, ये अपने आप में एक जो बोला जाए तो ये पूरा जो है ये पूरा साइंस है और इस पे अलग बुक्स आती हैं। मतलब अगर आप ढूंढे थोड़ा अमेजोन पे फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर सिलेक्शन पे तो आपको इस पे सेपरेट बुक लिखी हुई मिलेगी। और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है सोलेडाड गली करके, सोलेडाड गली करके एक लेडी है अर्जेंटीना की। सो शी इज पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री और समथिंग, बायोलॉजी में की पीएचडी है वो लेडी। और वो यूके में सेटल्ड है अभी, अर्जेंटीना की लेडी यूके में सेटल्ड है। तो शी इज अ मेजर वॉइस इन द फील्ड ऑफ फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर सिलेक्शन। तो उसकी एक अलग से किताब आती है पैक्ट इंजीनियरिंग, पैक्ट पब्लिकेशन की, पीएससी केटी पैक्ट पब्लिकेशन की उसकी अलग से किताब आती है फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर। और udemy.com पे सोलेडाड गली नाम से सुनेंगे अपन, SOLEDGAD डालो, SOLEDAD सोलेडाड। सोलेडाड अगर आप डालोगे यहाँ पे अगर udemy.com पे तो आपको जो है उसका जो है कोर्सेस मिलेंगे और वो कोर्सेस जो है 500-600-700 रुपए में अवेलेबल। तो अगर आप वो कर लें तो आपका काफी फायदा होगा। मैंने भी वो कोर्सेस किए हैं उसके, तो मुझे तो काफी फायदा हुआ। तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं आपका डाटा साइंस का नॉलेज, तो कोर्सेज जरूर कीजिएगा। दैट इज माय रिकमेंडेशन। सॉलिड आर्ट के मतलब SOLEDAD डाली है udemy.com पे, आपको मिलेंगे वो कोर्सेज। मैं शेयर कर दूंगा इस क्लास के बाद जो है ग्रुप में। अनु भाई मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, शायद ठीक है। और एब्सोल्युटली क्लियर। स्क्रीन वगैरह भी क्लियर है, राइट? हाँ, ठीक है। यस। तो अब अपन जो है आज दूसरा टॉपिक लेंगे जो कि जो कि होगा जो कि होगा जो है फीचर सिलेक्शन के ऊपर। मतलब ऑलरेडी आपने फीचर इंजीनियरिंग करके दो चार नए फीचर क्रिएट कर लिए, ऑलरेडी आपके पास कुछ फीचर जो है आपके बिजनेस यूजर्स ने आपको दिए हैं। कुल मिला के जैसे आपके पास, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, सॉरी। तो अगर कुल मिला के आपके पास समझ लो 50-60 फीचर ऐसे आपके डाटा सेट में हो गए, तो जब आप फाइनल मॉडल बनाएंगे तो 50-60 फीचर तो आप दे नहीं सकते अपने बिजनेस को कि भाई देखो हमारा मॉडल है, इसका एक्यूरेसी 89% है और इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 60 है, तो वो मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जनरली जो बिजनेस अप्रिशिएट करता है या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से फिजिबल होता है, तो हम चाहते हैं जनरली, मतलब ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर एज अ रूल ऑफ थंब हम 15 से कम रखना चाहते हैं। मतलब फाइनल मॉडल जो होता है उसमें जो फीचर्स है वो 15 से कम रखना चाहते हैं। जितने कम हो उतना अच्छा है, 3 4 5 हो तो और भी अच्छा है। इससे मतलब हमारा मॉडल का इंटरप्रिटेबिलिटी भी बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ फीचर जो है डिपेंडेंट फीचर वो कम है और उसके आसपास जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो मॉडल को यूज करने के लिए वो बनाना भी इजी हो जाता है। तो इसलिए हम जितने कम फीचर हो और जितने कम फीचर के साथ हमको ज्यादा एक्यूरेसी मिले उतना हम जो है प्रेफर करते हैं। तो ये हमारे लिए प्रेफरेबल होता है। तो एक और नया टॉपिक अपन ने आज इंट्रोड्यूस किया, फीचर सिलेक्शन। मतलब जो एग्जिस्टिंग फीचर है उनमें से हम मीनिंगफुल फीचर कैसे सिलेक्ट करें। मीनिंगफुल फीचर का मतलब क्या? मीनिंगफुल फीचर का ये मतलब कि वही फीचर जो हमारे लिए मैटर करते हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर या हमारे दोस्त होते हैं ना, उनकी हम ज्यादा केयर करते हैं। क्यों केयर करते हैं? क्योंकि वो हमको मैटर करते हैं। फैमिली मेंबर, दोस्त हमारे काम में आते हैं। हम उन वो हमारी केयर करते हैं, इसलिए हम उनकी ज्यादा केयर करते हैं। और बाकी जो दुनियादारी है उनकी हम इतनी केयर नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसे ही फीचर सिलेक्शन में भी वही है कि 60-70 फीचर है हमारे पास। तो ऐसे कौन से 10-12 फीचर हैं जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को
सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारे जो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी है उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और सिर्फ अगर में हम उतने फीचर रखें तो हमारा मॉडल फिर भी जो है एक्यूरेट बनता है, और बाकी फीचर हम छोड़ देना चाहते हैं। भले 1-2% या 1%, अगर 1-1.5%, अगर एक्यूरेसी अगर कॉम्प्रोमाइज भी हो रही है 1-2, 1.5-2%, 1-1.5% है, तो कई कई केसेस में चल जाता है। पर कई बिजनेस केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे 0.2% एक्यूरेसी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे बैंक का, वही मैं फ्रॉड डिटेक्शन का आपको एग्जांपल दूंगा। तो जैसे आपका एक्यूरेसी आया 75.72%, और अगर आपके एक फ्रेंड ने बना दिया मॉडल जिसका आया 75.78% आया, तो वो सेकंड मॉडल एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो है वो कुछ पॉइंट्स में ज्यादा है। परंतु कुछ अधिकतर बिजनेस केसेस होते हैं जहां पे हमको 1-1.5% जो एक्यूरेसी का कॉम्प्रोमाइज है वहां चल जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो वेस्टफुल फीचर जो होते हैं, हमारे जो खराब फीचर होते हैं या जो कम काम के होते हैं, जो हमारी एक्यूरेसी को कम अफेक्ट करते हैं, ऐसे फीचर्स को हम हटा देना चाहते हैं, है ना, ऐसे केसेस में। तो ऐसी हम कुछ फीचर सिलेक्शन की टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। तो अपन फिर जो है कुछ एक जो है, मैं एक अगेन एक आई विल रेफर टू एन आर्टिकल। तो article is machine learning tutorial, feature engineering and feature selection for beginners, and it is by Davis David. Davis David is some our friend. He has developed it. This written this article for us, and it is published by freecam.organization, freecam.org. ठीक है? So with due credits to these creators, we will use these articles in our presentation today. ओके, सो मिसिंग डाटा तो हमने पिछली बार देख लिया था, किस तरह से हम लोग मिसिंग डाटा को हैंडल करते हैं। मीन मेडियन मोड से इम्प्यूटेशन कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया था पिछली बार। कंटिन्यूस वेरिएबल को कैसे हैंडल करना, स्केलिंग कैसे करना, मिनमैक्स स्केलर कैसे यूज करना, रॉबो स्केलर, स्टैंडर्डाइजेशन, रॉबो स्केलर, ये हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था, तो मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा। फिर लेवल एनकोडिंग जैसे करना, तो मैंने आपको लेवल एनकोडिंग की बजाय जो है मैंने आपको कौन सा कैटेगोरिकल एनकोडिंग बताई थी मैंने आपको, तो उसकी जगह आप ये लेवल एनकोडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें साइकिट डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेवल एनकोडर, तो लेवल एनकोडर जैसे यहाँ पे इसने यूज किया, तो आप लेवल एनकोडर भी यूज कर सकते थे। तंजानिया, केनिया, और ये दो दो कंट्रीज को इसको जो है एनकोड करना है, तो ये 1 to 1 2 जो है एनकोड कर देगा। लेवल एनकोडर मतलब वो सीरियल में एनकोड करता है, नंबर ऑफ कॉलम ऐड नहीं करेगा। ये जैसे वन नॉट एनकोडर है ना, जितने आपकी क्लास टाइप है उतना कॉलम ऐड कर देता है ना वन नॉट एनकोडर। तो लेवल एनकोडर कॉलम ऐड नहीं करता। क्या करेगा, अगर आपकी 3 क्लासेस हैं तो क्लास 1 को नंबर 1 दे देगा, क्लास 2 को नंबर 2 दे देगा, क्लास 3 को नंबर 3 दे देगा, पर कॉलम एक ही रखेगा। लेवल एनकोडर हम कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई ग्रेडेशन हो, ऑर्डिनल डेटा हो, इसी तरह का ग्रेडेशन हो हमारे डेटा में, तब हम लोग लेवल लेवल एनकोडर यूज करते हैं। पर कई लोग जो है, अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम कम रखना है, नंबर ऑफ फीचर कम रखना है, तो थोड़ी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज करके लेवल एनकोडर जनरली भी यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल और तंजानिया, केनिया जैसे कंट्रीज हैं, तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। फिर भी देखो इस बंदे ने जो है लेवल एनकोडर यूज कर लिया है। उसका उसको ये फायदा मिलेगा कि एक ही कॉलम में इसका काम हो जाएगा। मतलब एक ही कॉलम को देखो, जेंडर है ना, तो मेल को उसने 1 कर दिया और फीमेल को 0 कर दिया। कंट्री है तो तंजानिया को 1 कर दिया, केनिया को 0 कर दिया, एक ही कॉलम में हो गया। अगर आप यही काम वन हार्ट एनकोडर लगा के करते हैं, तो ये एक एक जो है वो तंजानिया के लिए कॉलम बनाता और केनिया के लिए एक कॉलम बनाता। वन हार्ट एनकोडिंग हम कर चुके हैं, तो ये आप कई बार कर चुके हैं। वन हार्ट एनकोडर और लेवल एनकोडर, ये दो मेन एनकोडर है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और एक और मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल एनकोडर। तो ऑर्डिनल एनकोडर जो है मोरलेस लेवल एनकोडर जैसे ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये अपन आप सब कर चुके हैं। अब फीचर सिलेक्शन क्या होता है, देखिए, तो यहाँ ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये फीचर्स है, बल्ब जो आपको दिख रहा है, तो इनको आप फीचर समझिए। और ये इसने हैंड पिक किया है एक पर्टिकुलर बल्ब को, कि भाई इनमें मैं एक पर्टिकुलर फीचर को हैंड पिक कर रहा हूँ। तो वो फीचर क्या है, ये वो फीचर है जो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है, मेरे मॉडल का जो प्रेडिक्शन है उसको मैक्सिमम अफेक्ट करता है। अगर ये फीचर नहीं होगा तो मेरा मॉडल भी डूम हो जाएगा, मेरा मॉडल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये मेरा मेन फीचर है ये, ठीक है ना। तो ये जैसे ऐसे फीचर पिकिंग कर रहा है ये। तो फीचर पिक करने, फीचर की जो सिलेक्शन की भी कुछ मेथड्स होती हैं। तो जैसे मैं आपको ये अब थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये कोड बड़ा करके बता रहा हूँ।
तो ये एक scikit-learn में पैकेज आता है, चाय स्क्वायर मेथड जो होती है, चाय स्क्वायर मेथड, ये हमारे जो पटेल साहब जो है कर चुके हैं, चाय स्क्वायर मेथड जो है आपके स्टैटिस्टिक्स क्लास में कर चुके हैं। तो मैं इसको इस क्लास में तो रिपीट नहीं करूंगा, चाय स्क्वायर मेथड को। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होती है, चाय स्क्वायर टेस्ट जो क्या होती है, थोड़ा आप अभी नोट कर लीजिए कि चाय स्क्वायर टेस्ट क्या होती है, CHI-2 टेस्ट क्या होती है, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स में। और थोड़ा मतलब अभी जब आप लेक्चर हो जाएगा उसके बाद थोड़ा गूगल करके देखिए कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होती है। तो हमारे पास एक scikit-learn में एक मेथड अवेलेबल है जो कि बेस्ट फीचर का सिलेक्शन करके देती है हमको बेस्ड ऑन काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या होता है। और ऐसे अपन चाहे जिसने पटेल साहब की क्लास अटेंड करी है उनमें उन्होंने दो तीन क्लास ली है इसके ऊपर, काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर। तो आप थोड़ा देखिए। तो अभी मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, तो इसने क्या किया है, सबसे पहले जो है आयरिस डाटा सेट को इंपोर्ट किया है। आयरिस डाटा सेट को इंपोर्ट किया, जो हम कई बार यूज करते हैं, वो फूल की पत्ती वाला डाटा सेट है ना, तो वो यूज किया है इसने, तो इसको इंपोर्ट किया है। फिर उसके बाद सिलेक्ट बेस करके एक मेथड, एक यूटिलिटी होती है फीचर सिलेक्शन, साइकिट जॉब फीचर सिलेक्शन में। तो उसने सिलेक्ट बेस को इंपोर्ट किया है, काई स्क्वायर जो है, काई स्क्वायर को भी इंपोर्ट किया है। उसने आयरिस डाटा सेट को लोड किया है, जो कि तुम्हारे scikit-learn में जो है इंटरनली अवेलेबल है, इसलिए तुमको जो है एक्सटर्नली इसको एक्सेल फाइल या CSV से लोड करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल ये तुम्हारे कंप्यूटर में ही जो है, मतलब scikit-learn में, पाइथन में ही अवेलेबल होता है, scikit-learn में ही अवेलेबल होता है, तो ऐसे लोड कर सकते हो। अब डाटा सेट लोड हो गया, डाटा सेट लोड होके जो है इस जो है आयरिस डाटा सेट में आ गया वो, मतलब ये आपका अभी डाटा फ्रेम बन गया। अब उसमें एक्स मतलब इनपुट वेरिएबल है, अलग निकाल लिए, डॉट डेटा से इनपुट वेरिएबल मिल जाएंगे आपको, डॉट टारगेट से टारगेट वेरिएबल मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा देखिए। और उसके बाद क्या किया उसने, जो इनपुट जो डाटा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके लिए जरूरी है इनकी इंटीजर में कन्वर्ट करना, जो कैटेगरिकल, मतलब ये कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर लिया। इंटीजर को आप कैटेगरिकल बोल सकते हैं क्योंकि कम कैटेगरी होती है। फ्लोट डेटा जो कि है वो कंटिन्यूअस होता है, फ्लोट डेटा। इंटीजर डेटा को आप कुछ लिमिट के अंदर आप कैटेगरिकल डेटा को जो है, कैटेगरिकल डेटा को, मतलब जो इंटीजर डेटा है उसको कैटेगरिकल डेटा बोल सकते हैं। जैसे 1 to 9 है तो 9 कैटेगरी होगी, ऐसा। अब इसने क्या किया है, काई स्क्वायर सिलेक्ट बेस का एक इंस्टेंस बनाया, जो सिलेक्ट बेस इसने इंपोर्ट किया था ना यहाँ पे, तो सिलेक्ट बेस का इंपोर्ट बनाया। काई स्क्वायर टू जो इसने इंपोर्ट किया था ऊपर, वो इसका एक पैरामीटर है, वो इसको देना पड़ेगा कि हम ये जो सिलेक्शन कर रहे हैं ये काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर कर रहे हैं। और k = 2, मतलब आपको जितने फीचर चाहिए उतने, मतलब मेरे को दो दो बेस फीचर चाहिए। k = 2 मतलब मेरे को इसमें दो ही बेस फीचर रखना है, बाकी सारे एलिमिनेट कर देना, दो बेस फीचर। अब उसके बाद आपने जब ये काई फीचर का ये जो बना लिया, आपने जो इंस्टेंस बना लिया, तो काई फीचर डॉट फिट, इनपुट वेरिएबल x दे दीजिए, y दे दीजिए, फिट और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना है। ये हो गया आपका। तो ये जो आपका एक्स बेस फीचर है, एक्स बेस फीचर जो है, ये एक्स बेस फीचर में जो है आपके दो फीचर आ जाएंगे, मतलब दो ही फीचर आ जाएंगे। तो आप देखिए, जब ये ओरिजिनल इसका शेप प्रिंट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट कर रहा है, तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 4 थे इस डाटा सेट में। एक्स में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉलम थे, मतलब आइरिस का जो रॉ डाटा सेट था, आइरिस का जो रॉ डाटा सेट था, इसमें 4 कॉलम थे। ये देखिए लोड इसने प्रिंट किया ना, शेप 1 मतलब कॉलम प्रिंट कर रहा है। और ये देखिए ट्रांसफॉर्म वाला जो है ना, इसके एस के बेस फीचर्स, ये जो कर रहा है, ये जो प्रिंट किया है, इसमें दो ही वेरिएबल बचे। तो ये दो वेरिएबल कौन से हैं, ये दो मोस्ट मीनिंगफुल वेरिएबल है, जो कि आपकी एक्यूरेसी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मतलब इन 4 वेरिएबल में से, जो टोटल 4 वेरिएबल में से दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल उसने आपको अलग करके निकाल दिए। और अलग करके कोई जादू से नहीं निकाले उसने चाइल्ड काई स्क्वायर टेस्ट लगाया इंटरनली, और सिलेक्ट बेस मेथड ने काई स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पे जो है ये दो फीचर आपके अलग करके दे दिए। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर के बाद आप काई स्क्वायर टेस्ट क्या होती है इसको एक बार गूगल करके देखें, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि काई स्क्वायर के बेस के टेस्ट पे बेस्ट फीचर कैसे निकाला है। तो इसके मैं और डिटेल में नहीं जा रहा अभी यहाँ पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। और अब एक एक दूसरा, ये तो एक तरीका हो गया, मतलब काई स्क्वायर टेस्ट लगाइए, आप डेटा सेट लीजिए, काई स्क्वायर टेस्ट लगाइए, सिलेक्ट बेस लीजिए, और आपको जो है बेस फीचर मिल गया आपको बेस फीचर, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। दूसरा फीचर ये होता है, थोड़ा सा मतलब एडवांस तरीका है, कि आप रैंडम फॉरेस्ट लगाइए या एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर लगाइए। एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर, ये एक ट्री क्लासिफायर है, मतलब
डिसीजन ट्री क्लासिफायर टाइप का ही है, रैंडम फॉरेस्ट टाइप का ही है, पर मैंने आपको समझाया नहीं है। आप चाहे तो रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो इस तरह के दो ट्री लगा के भी आप जो है फीचर जो है अलग कर सकते हैं, फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इसने एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर इंपोर्ट किया है। आप जो है इसी एनसेम्बल से जो है रैंडम फॉरेस्ट इंपोर्ट कर लीजिए। इससे जो एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर है, आप ये मत यूज कीजिए, आप जो है रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लीजिए, क्योंकि आप उससे फेमिलियर है। रैंडम फॉरेस्ट को इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। फिर उसने क्या मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया है, इसके साइकिट लर्न से जो है डाटा सेट को है, डाटा सेट को भी इंपोर्ट किया है। आईरिट डाटा सेट को लोड किया है उसने, वही एक्स वाई जो है उसने सेपरेट किए पहले, वही उसने एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया। और फिर ये जो रैंडम फॉरेस्ट आपने इंपोर्ट किए, रैंडम फॉरेस्ट से एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर जो आपने इंपोर्ट किया है, उसका आप यहाँ इंस्टेंस बना रहे हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्री का इंस्टेंस बना रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ एस्टिमेट, एन एस्टिमेटर मतलब नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 5 दे दिए। क्राइटेरिया मतलब किस क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो एंट्रोपी का क्राइटेरिया होता है, जेनी का होता है। अपन डिसीजन ट्री में कर सकते हैं, जेनी का होता है और एंट्रोपी का होता है। तो इसने यहाँ पे एंट्रोपी का यूज किया है। और मैक्सिमम फीचर 2। तो ये मतलब जब एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफिकेशन करेगा तो मतलब एट ए टाइम ये 2 ही फीचर यूज करेगा। तो ये फीचर जो है आपके रैंडम फॉरेस्ट में भी होता है। तो इसके एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर की जगह आप जो है रैंडम ट्री लगा दीजिए। अब आप उसको फिट कर दीजिए, वो जो आपने इंस्टेंस किया था फिट कर दीजिए। और ये फीचर इंपॉर्टेंस है, आप पहले भी कर चुके हैं, जागृति याद है आप ये कर चुके हैं पहले। अगर मैं बोल दूं कि एक्स्ट्रा ट्री फॉरेस्ट की जगह रैंडम फॉरेस्ट है, तो रैंडम फॉरेस्ट डॉट फीचर इंपॉर्टेंसेस, ये आप पहले कर चुके हैं जागृति, यस और नो? हेलो यस शोभन, कर सर, चुके हैं वॉइस ना आ रही है? अपन? हाँ, आवाज आ रही है मैडम, बोलिए। यस सर, कर चुके हैं। ये तो मतलब उससे आपने फीचर इंपॉर्टेंस निकाल लिया है। यस सर। फीचर इंपॉर्टेंस को उसने क्या किया, फीचर इंपॉर्टेंस जैसे आपका है 10, एक की वैल्यू आई 10, एक की 8 आई, एक की आई 6, मतलब 10 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 कम इंपॉर्टेंट है, 6 कम इंपॉर्टेंट है। उसने उसको नॉर्मलाइज कर लिया। नॉर्मलाइज कर लिया मतलब उसने उसको 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट कर दिया, जो है नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज करने के बाद जो है इसको फीचर इंपॉर्टेंस को नॉर्मलाइज कर लिया इस कोड से। मतलब 0 और 1 के बीच ये जो इंपॉर्टेंस थे ये नंबर में आएंगे आपके, 1 to 100 हो सकता है, 1 to 1000 भी हो सकता है। तो इसने सारे नंबर्स को जो है कोड लगा के 1 to 0 के बीच में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मलाइज कर लिया, और जो है इसको प्लॉट कर लिया। ये जो है फीचर इंपॉर्टेंसेस प्लॉट कर लिए, तो आपके फीचर इंपॉर्टेंस आ गए। ये देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर, क्लास के 2 फीचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीएम पीटीएल लेंथ और सीएम पीटीएल विड्थ, ये जो फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 फीचर जो है सेपल विड्थ और सेपल सेपल लेंथ और सेपल विड्थ जो है आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। और आपको कोई बोले 3 लेना है तो फिर आप एक और इंक्लूड कर लीजिए, सेपल लेंथ। सेपल विड्थ की तो कोई जरूरत ही नहीं है, देखिए इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। 0 to 1 की स्केल में अगर इसका देखें इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसका। तो मतलब आप ये देखिए, जो पेटल विड्थ है वो करीबन 27% एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, और जो पेटल पेटल लेंथ है वो आपको करीब 25% एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सेपल लेंथ जो छोटा है वो आपको करीब 0.06% एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो जो एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये 0.07 0.026 एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा वाला 0.025 कर रहा है, और तीसरा वाला अगर आप लेना चाहे तो वो 0.06 कर रहा है। तो ऐसे आपको फीचर इंपॉर्टेंसेस से जो है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इसने एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर यूज किया, आप ये मत यूज कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, वहां बिंदास रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लीजिए, सेम सेम कोड चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया फीचर इंपॉर्टेंसेस निकालने का। फिर दूसरा एक तरीका एक और बंदे ने बताया कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हीट मैप तो आप कई बार प्लॉट कर चुके हैं अभी, है ना? तो ये एनोट इज इक्वल टू, जब ट्रू लिखते हैं हम, जब एनोट इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, तो हमको ये जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो भी मिल जाती है। तो कोरिलेशन जो फैक्टर होता है वो -1 और 1 के बीच में वेरी होता है। तो -1 के और 1 के जितना करीब होगा मतलब उतना कोरिलेशन हाई होगा, राइट है ना? अगर -1 के भी करीब है या 1 के भी करीब है तो उतना कोरिलेशन हाई होगा। तो देखिए ना, हाई कहाँ कहाँ पे कोरिलेशन, 0.73 देखिए, 0.73 बहुत हाई है, 0.76 ये हाई है, 0.8 है क्या कहीं पे? 0.8 कहीं दिख नहीं रहा है। ये देखिए, बाकी जो है 0.6 वगैरह हम उतना ध्यान नहीं देंगे, पर 0.7 के ऊपर उनको जरूर ध्यान देंगे। ये देखिए, ये 0.76 है। तो ये एनओएक्स और जो है पॉइंट, एनओएक्स और इंडस, इंडक्स और एनओएक्स, ये जो है इनमें अच्छा कोरिलेशन है।
तो ये दोनों वेरिएबल रखने से कोई फायदा ही नहीं है। ये दोनों वेरिएबल रखने से हमको कोई फायदा नहीं है, तो इंडेक्स रख लो या एनओएक्स रख लो, क्योंकि जो जो दोनों ही वेरिएबल कोरिलेटेड है और उनका कोरिलेशन फैक्टर 0.76 है, जो कि काफी हाई है। तो या तो आप एनओएक्स रख लो या फिर आप इंडेक्स रख लो, दोनों रखने की जरूरत नहीं, एक को ड्रॉप कर दो आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास देखिए, मैं आपको और एक हाई वैल्यू लेके बताता हूँ। आप जैसे हाई वैल्यू लीजिए इंडेक्स में, ये इंडेक्स वाली रो देखिए ऊपर, इसमें 0.72 एक रेड कलर का सेल है 0.72। ये काय से इंडेक्स काय से 0.72 से रिलेटेड है? टैक्स से। तो या तो आप टैक्स रख लो या इंडेक्स रख लो। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे दोनों में से कौन सा रखना? बिजनेस वाले से पूछो कि भाई ये टैक्स और इंडेक्स जो है एक ही तरह की इंफॉर्मेशन देता है, दोनों ही वेरिएबल कोरिलेटेड है, दोनों रखने की कोई जरूरत नहीं है, तू बता टैक्स रखना है कि इंडेक्स रखना है। तो वो मोस्टली अगर फाइनेंस का यूजर बोले होगा तो बोलेगा टैक्स रख ले भाई, तू टैक्स रख ले, इंडेक्स पता नहीं क्या है, मत रखे। ठीक है ना? तो इस तरह से आप मतलब कोरिलेशन देख के जिन जिन भी वेरिएबल का कोरिलेशन बहुत हाई है उनमें से एक को ड्रॉप कर। जागृति, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. मतलब जिनका भी कोरिलेशन हाई है उनमें से आप एक को ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए -0.77 है, -0.77 मतलब एक के करीब है। तो ये एनओएक्स और इसको मैं नीचे जा रहा हूं तो डीआईएस, तो डीआईएस और एनओएक्स में -0.77% का जो है कोरिलेशन। तो या तो आप एनओएक्स रख लो या आप डीआईएस रख लो, दोनों में से एक रख लो, रख के देख लो, हटा के देख लो, एक डीआईएस को हटा के देख लो, अगर एक्यूरेसी में ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू करो। इस तरह से आप मतलब हीट मैप देख के भी काफी वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी एक मतलब वैलिड तरीका है वेरिएबल को एलिमिनेट करने का। तो मैंने अभी तक आपको वेरिएबल एलिमिनेट करने के 3 तरीके बताए। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि सिंपल, आप जैसे आपके पास डाटा सेट हाथ में आया, डाटा सेट जैसे आपके हाथ में आया, आप टूट पड़े उसके ऊपर, काय स्क्वायर ट्रेस लगा दी और ये इसके बेस्ट इंपोर्ट करके उसको बोला भैया तू 2 बेस दे दे मेरे को, 3 बेस दे दे, 4 बेस दे दे, जैसा भी आपका डेटा सेट हो, तो आपको मिल गए। एक तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे आए, रैंडम फॉरेस्ट पे आया, रैंडम फॉरेस्ट से आपने क्लासिफाई करके ले लिए, रैंडम फॉरेस्ट से आप उसको, रैंडम फॉरेस्ट से आपको ऐसा प्लॉट मिल गया, प्लॉट से आपको जितने चाहिए उतने ले लीजिए, 1 2 3 4, आपको पता चल जाएगा रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसका क्या है, ये मिल गया। और तीसरा मैंने आपको एक तरीका बताया एलिमिनेट वेरिएबल को एलिमिनेट करने का, कि आप हीट मैप प्लॉट कर लीजिए और जो वेरिएबल ज्यादा निगेटिवली कोरिलेटेड है या ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है उनमें से एक को हटा दीजिए। तो ऐसी कई पेयर मिलेगी आपको। तो यहाँ हो सकता है सिर्फ ये हीट मैप देख के ही आप 4-5 वेरिएबल ड्रॉप कर दें। और फिर ये ना, इनमें से कौन सी मेथड लगानी, तो कौन सी मेथड लगानी, इट इज, तो इसका कोई मतलब साइंस नहीं है इनमें से कौन सी मेथड लगानी। सबसे पहले आपके लिए सिंपल है, कोई मॉडल वॉडल नहीं बनाया, काय स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पे कर लो, इसके ऊपर मॉडल लगा के देख लो। फिर एक मॉडल जो है वो जो है रैंडम फॉरेस्ट के बेस पे एलिमिनेट करके लगा के देख लो, ठीक है ना। और फिर एक उसके बाद भी ये लगाने के बाद उसके बाद जो है हीट मैप बना लो। या मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा, कि जैसे आपके पास डाटा सेट है, सबसे पहले आप हीट मैप ही बना लो, क्योंकि सिंपल है बनाना। इसका एक कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालना और जो है डॉट कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालना और जो है सीधे हीट मैप बनाना। आप हीट मैप सबसे पहले बना लो और जो ज्यादा कोरिलेटेड वैल्यू है उनको ड्रॉप ही कर दो, ज्यादा कोरिलेटेड उनको ड्रॉप कर दो। और उसके बाद या तो फिर आप ये रैंडम फॉरेस्ट वाली मेथड लगा लो या फिर ये काई स्क्वायर वाली मेथड लगा लो, जैसे भी आपकी हो। और अगर आपको काई स्क्वायर वाली मेथड से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप रैंडम फॉरेस्ट लगाओ, अगर रैंडम फॉरेस्ट से नहीं मिल रहा है तो काई स्क्वायर लगाओ। और भी तरीके से होता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब ये तो कर ही लो, मतलब सबसे पहले हीट मैप तो बना ही लो। और जो भी ज्यादा कोरिलेटेड, जिसका कोरिलेशन 0.8 0.9 है, उनमें से एक को, जो नॉन बिजनेस के लिए नॉन इंपॉर्टेंट है, जो वेरिएबल नॉन इंपॉर्टेंट है बिजनेस को, उसका हटा दो, वो वेरिएबल हटा दो ऑलरेडी, मतलब वो इजी हो गया आपके लिए, आपके वेरिएबल ऑलरेडी कम हो गए। तो यहाँ मैं पहले अपना लॉजिकल ब्रेक है, फिर अभी अपन दूसरा लेंगे। तो मैं यहाँ 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। तीनों मेथडों में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछिए। अभी आप, सिंपल है, कोड भी आपको शेयर होगा और ये कोड को ऐसा का ऐसा कॉपी करना है। जैसे इसने आइरिस डाटा सेट लोड किया, आपको ये एक्सेल या सीएसवी से लोड करना है। आपको ये डेटा सेट लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेल या सीएसवी से लोड कीजिए। इसके 4 वेरिएबल है, आपके 40 भी हो सकते हैं। इसने जो है 2 ही वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं, आप जो है 10 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
रैंडम फॉरेस्ट लगा दिया, तो रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर भी है। तो ये आपको कितना लेना है कि जितने लेने से आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती हो और जितने लेने से आपके बिजनेस को एक्सेप्टेबल हो, आप उतना वेरिएबल लीजिए, है ना। और दूसरा हीट मैप भी देख लिया आपने। तो उद्देश्य यहाँ पे कोई चैलेंज है आपको? सर मैं पूछने वाला था, अपन ने पीसीए में भी देखा था, वो भी वेरिएंस एक्सप्लेनेशन बता रहा था कि यार देखो, वही पीसीए भी जो है तुम्हारा डायमेंशनल रिडक्शन का ही है, राइट। हाँ पर पीसीए और इन मेथड्स में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ पे हम है ना फीचर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ फीचर को कंबाइन नहीं कर रहे। हाँ पीसीए में हम क्या करते थे कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर निकाल के एक नया फीचर बनाते थे। हाँ तो फीचर तो डायमेंशनलिटी तो कम हो जाती थी, परंतु जो फीचर थे वो इंटरप्रिटेबल नहीं बचते थे। ओके ठीक है ना, फीचर इंटरप्रिटेबल नहीं रह जाते थे। अगर तुम्हारी फीचर इंटरप्रिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो आप पीसीए तो भूल ही जाओ फिर। पीसीए का इंटरप्रिट आपको अगर फीचर का इंटरप्रिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो आप पीसीए नहीं लगा सकते, तो फिर आपको वन ऑफ दिस थ्री मेथड लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मैं फीचर एलिमिनेट तो कर रहा हूं, पर जो फीचर रख रहा हूं वो वैसे के वैसे ही रख रहा हूं। देखो ना, जैसे सेपल विड्थ है या फिर सेपल लेंथ या सेपल विड्थ है, तो मैं जो ओरिजिनल थे उन्हीं को रख रहा हूं। मैं ड्रॉप कर रहा हूं सेपल लेंथ और सेपल विड्थ को, परंतु जो बचे हुए जो दो में रख रहा हूँ वो ओरिजिनली रख रहा हूँ, तो उनका इंटरप्रिटेशन कायम है। समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस, पीसीए और इनमें, हाँ सर है ना। तो जब आपको मेहनत कम करनी है और जब फीचर का मेहनत नहीं करनी है, टाइम कम है आपके पास, टाइम ने एक ही क्लाइंट ने एक ही हफ्ता दिया है काम करने को और इस तरह की मेथड लगाने का टाइम नहीं है, तो फिर और फीचर का क्लाइंट बोलता है मेरे को फीचर का इंटरप्रिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे को रिजल्ट का प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप सीधे जाओ ब्लाइंडली आप पीसीए लगाओ। और दो तीन मेथड से, मैंने जो पीसीए आपको दो तीन मेथड से लगाना बताया था, अगर आपको चाहिए कि 95% वेरिएबिलिटी एक्सपेंड करने वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट चाहिए तो उस तरह से पीसीए को इंस्टेंशिएट करो। पीसीए को 0.95 डाल के इंस्टेंशिएट करो और पीसीए लगाओ, सीधे आगे बढ़ो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना पड़ेगा। पर आपके पास टाइम है और आपके लिए फीचर इंटरप्रेटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वन ऑफ दीज मेथड यूज करो। तो मैंने बताई है आपको अभी फीचर एलिमिनेशन की। और मैं आपको अभी एक दो और बताने वाला हूँ। तो अगर अभी टाइम है ना, अभी जैसे अभी क्या बजा है, 11:30 बजा है ना, मेरे पास आधा घंटा और है, तो मैं अभी आपको और बता सकता हूँ। और दो तीन मेथड है मेरे पास, तो मैं आपको बताता हूँ। दो तीन और मेथड होती है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो तीन फीचर एलिमिनेशन की और मेथड होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, है ना। तो ये आधे 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। एक इनमें से होता है कि रिमूविंग फीचर विद लो वेरिएंस। तो मैंने आपको एक बार पहले ही बता दिया था कि अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट है मतलब किसी कॉलम की वैल्यू सभी सभी रो में जो है दो दो ही भरा हुआ है किसी वेरिएबल, जैसे वैल्यू 2 है तो सभी सभी रोज में 2 रिपीट हो रहा है, तो वेरिएबल हमारे कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, क्योंकि हमें वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो कांस्टेंट वेरी वेरी नहीं हो रहा है। पर अगर कोई वेरिएशन है, कोई 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 ऐसा वेरिएबल इसमें वैल्यू जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, वो वेरिएबल फिर भी हमारे काम का, क्योंकि इसमें फिर भी वेरिएशन है, 0 और 1 वेरिएशन। तो जिस रो का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन ज्यादा होता है, वो फीचर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस फीचर का वेरायंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, वो फीचर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता है। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है अभी आप नोट करिए, वेरायंस क्या होता है ये नोट करिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है नोट करिए। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स के टर्म है जो मैं अभी की तगावर नहीं कर सकता इस लेक्चर में, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। आप अभी जो है गूगल करके अपने लेक्चर के बाद देख सकते हैं। तीन चीज नोट करिए, वेरायंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंफॉर्मेशन गेन। ये तीन चीज क्या होती है ये आप जरा नोट कीजिए और बाद में गूगल करके देखिए कि तीन बेसिक चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारे लिए थोड़ी शेम की बात है। तो इसको मैं नोट कर रहा हूँ और नोट करने के बाद जो है मैं घर जाके देखूंगा कि बेसिक्स क्या है, ताकि अगली बार सर बोले या कोई मुझे बोले तो मुझे फिर से शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना। तो ये तीन तीन बेसिक टर्म घर जाके आप समझेंगे, ठीक है। तो जिस कॉलम का वेरायंस कम होता है, मतलब जैसे वेरायंस कम है, तो हम उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमको इन्फॉर्मेशन गेन है ही नहीं। इन्फॉर्मेशन गेन है ही नहीं मतलब वो हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी में, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये वेरायंस कैसे निकाला है इसने, देखिए। तो सबसे पहले इसने एक
आर्बिट्री डेटा सेट बना लिए, आर्बिट्री डेटा सेट बना लिए इसमें। और ये मैं थोड़ा आपको सम वेरिएंस का मैं पी अपन मनमाना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी इतना ध्यान रखिए इसलिए कैसे इंप्लीमेंट किया है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ये मेरे को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसे कैसे किया है, पर इतना ध्यान रखिए कि जिसका वेरिएंस कम होता है वो जो है अपन ड्रॉप कर देते हैं। अभी इसने इंप्लीमेंट कैसे किया है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको, ठीक है? तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पर अपन बाकी अभी अपन दूसरा पकड़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वेरिएंस का जो एक मेथड है फीचर इंजीनियरिंग, हाँ देखिए मैं आपको इसमें ये पाई चार्ट भी बताना चाहता था। तो ये पाई चार्ट में जब हम फीचर में जब हमारा जब डाटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट होता है तो कहाँ हमारा टाइम ज्यादा जाता है, ये देखिए। बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सेट, मतलब जो ट्रेनिंग सेट बनाने में 3% टाइम जाता है। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जब डेटा को हम क्लीन करते हैं और ऑर्गेनाइज जाता है उसका हमारा 60% टाइम जाता है, सबसे ज्यादा डाटा टाइम यहीं पे जाता है। कलेक्टिंग डाटा सेट, मतलब डिफरेंट सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करना, इसमें हमारा 19% टाइम जाता है। माइनिंग डेटा फॉर पैटर्न, माइनिंग डाटा फॉर पैटर्न मतलब मॉडल लगाना, पैटर्न निकालना, जो है मतलब इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस निकालना डेटा में, इसमें 9% का टाइम जाता है, मतलब ये मॉडल लगाने वाली स्टेज है। माइनिंग डाटा फॉर पैटर्न मॉडल लगाने वाली स्टेज है। उस माइनिंग डाटा मतलब ये एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस भी हो सकता है, माइनिंग डाटा फॉर पैटर्न, ये एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और जो है इसमें आता है। उसके बाद रिफाइनिंग द एल्गोरिथम, मतलब एक बार एल्गोरिथम हमने लगा दिया है तो एल्गोरिथम को और रिफाइन करना, रिजल्ट को और रिफाइन करना, इसमें 4% जाता है। और जो मतलब मिसलेनियस एक्टिविटी है उसमें 5% टाइम जाता है। तो मतलब बोलने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा टाइम जो है हमारा डाटा क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, सबसे ज्यादा टाइम। ये तो 60% दे रहा है, मैं तो बोलूंगा 70% ऑफ द टाइम डाटा को क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज करने में, इसी में निकल जाता है। जो आप फीचर इंजीनियरिंग करोगे, फीचर मिसिंग वैल्यू करोगे, आउटलायर ट्रीटमेंट करोगे, इसमें जो आपका 70% ऑफ द टाइम चला जाएगा। जब एक्चुअल मॉडल जब आप लगाओगे वो आपका 9 + 4 13% ही टाइम जो है आपका एक्चुअल मॉडलिंग में जाएगा। तो आप जब भी फील्ड में फील्ड में जाएंगे तो तैयार रहिएगा कि भाई दिन में मेरे पास 8 घंटे है तो 6 घंटे तो मैं डाटा को क्लीन करने में, मिसिंग वैल्यू में, डाटा को प्रिपेयर करने में लगा दूंगा। मॉडलिंग का काम जो है सिर्फ 10% 12% का ही है, ये ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो ये मत समझ लीजिए कि मैं डाटा फील्ड में गया तो मेरे को बना डाटा मिलेगा और मैं जो है उस पर लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ? तो ये देखिए, ये जो है इसमें फीलिंग वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया था। ये मैं आपको इसमें कुछ दूसरी चीजें बताना चाहता हूँ। लेवल एनकोडिंग, वो वन हॉट एनकोडिंग भी हो गया हमारा, नहीं ये तो हो गया है हमारा। फिर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये तो अपन ने कर ही लिया। देखिए काई स्क्वायर बेस से तो अपन ने कर ही लिया यूनिवेरिएट जो है। ये काई स्क्वायर से जो है कैसे सिलेक्ट करना, इसको बोलते हैं हम यूनिवेरिएट फीचर सिलेक्शन। तो ये जो है हम लोगों ने कवर कर ही लिया। अभी काई स्क्वायर टेस्ट के बेस पे कैसे करना है तो ये कवर कर लिया हमने डिटेल में। फिर ये हमारा था एक और मेथड होती है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। ये मेथड आप लगा के देखिएगा, रिकर्सिव, इसको RFE बोलते हैं, RFE, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। इसको आप लगा के देखिए, कई बार ये काम करती है और कई बार ये है ना मतलब बहुत फ्रिक आउट करती है मेथड। कई बार मतलब बहुत अच्छे फीचर को भी एलिमिनेट कर देगी। पर अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा हैं तो आप इसको लगा के देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे फीचर किया है, इसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। तो वही जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन को इंपोर्ट किया है। तो अगर आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन इंपोर्ट नहीं करना है तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या, आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर लीजिए। फिर ये लोड डिजिट्स करके इसने एक इनबिल्ट डाटा सेट है, इसको इंपोर्ट किया है यहाँ पे। और ये रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन यूज करना है तो मेथड को इंपोर्ट किया है और ये मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया है। फिर जो है इसने एक्स और वाई निकाल लिए, मतलब इनपुट फीचर और टारगेट फीचर निकाल लिए। और जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन का इसने एक इंस्टेंस बना लिया, कर्नल इज इक्वल टू लीनियर और C इक्वल टू 1। तो मैंने आपको अभी सपोर्ट वेक्टर मशीन समझाया नहीं है, मैं अभी इसको बाद में कवर जरूर करूंगा। मेरे पास इसका PPT रेडी है, सपोर्ट वेक्टर मशीन में रेडी जरूर करूंगा। पर अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि RFE लगाइए, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन।
रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन मतलब हम फीचर कम कर रहे हैं, फीचर कम करना है हमारा डेटा सेट, ठीक है ना। तो इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं अभी अपन। तो एस्टिमेटर कौन सा ले रहे हैं? एस्टिमेटर सपोर्ट वेक्टर मशीन ले रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन। यहाँ पे आप एसवीसी की जगह लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी ले सकते हैं। एन फीचर्स टू सिलेक्ट मतलब आपको कितने फीचर चाहिए, मतलब एलिमिनेट करने के बाद आपको कितने फीचर चाहिए। मतलब अगर डाटा सेट में एक फीचर 10 फीचर है तो फाइनली आपको कितने इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपको फाइनल बचना चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर कितना चाहिए। तो ये एक ही बोल रहा है, तो बोलता है मेरे को एक ही ऐसा फीचर दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेप इज इक्वल टू 1 किया है, तो स्टेप इज इक्वल टू 1 किया है मतलब प्रत्येक स्टेप में कितने फीचर को एलिमिनेट करना है। तो जैसे अगर आपने बोल दिया कि एक फीचर मेरे को चाहिए और डाटा सेट में 10 फीचर है तो उनको 9 फीचर एलिमिनेट करना है, 9 फीचर एलिमिनेट करना है ना। तो प्रत्येक स्टेप में आपने बोला एक फीचर को एलिमिनेट करो, तो मतलब ये 9 बार चलेगा। एक एक स्टेप में एक एक फीचर को एलिमिनेट करता जाएगा, एक एक फीचर को एलिमिनेट करता जाएगा, और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बचेगा वो आपको देगा यहाँ पे। तो ये आपने आरएफई का इंस्टेंस बना लिया, आरएफई में इसको फिट कर लिया। आरएफई में जब इसको फिट कर लेंगे तो जो आपको जो है ये जो है रैंकिंग मिल जाता है, इसका फीचर्स का रैंकिंग दे देता है। ये देखिए आप ये रैंकिंग दे रहे हैं, आपको ये रैंकिंग मिल जाता है यहाँ पे इसका। तो ये फीचर का रैंकिंग दे देता है आपको 1 2 3 4 क्या रैंक है आपके सारे फीचर्स को। तो ये एक तरीका है, पर मेरा जहां तक ये रिकर्सिव, ये सिंपल कोड है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं पीपीटी शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ, तो ये कोड भी आपके साथ शेयर होगा, तो इसको रन करके देखिएगा आप। इसको आप एसवीसी से ही रन करके देखिए, ऐसा का ऐसा ही रन करके देखिए। एसवीसी को ही लगाइए आप, मैं एसवीसी कवर करूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी आप इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन से ही चलाइए और इसको रन करके देखिए कि किस तरह का रिजल्ट देता है, और ये रैंकिंग को प्रिंट करके देखिए कि रैंकिंग किस तरह से देता है। तो ये क्या करेगा, फीचर का रैंकिंग दे देगा 1 2 3 4। तो जैसे आपने एक बोला है ना, तो ये आपको एक फीचर तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इसको बाकी फीचर का भी रैंकिंग मिल जाएगा। 10 फीचर का, जैसे 10 फीचर है तो आपके 10 फीचर का रैंकिंग मिल जाएगा। तो ये कोड आप जरा रन करके देखिए घर पे, ठीक है ना। तो ये जो है एक तो ये और रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। एक बार जो रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन मैंने करीबन 80 फीचर थे मेरे पास लीनियर रिग्रेशन में, उस पे लगाया मैंने। तो रिजल्ट मतलब जो फाइनल मॉडल में जो मेरे पास वेरिएबल बचे वो बहुत ही यूजलेस और एब्सर्ड वेरिएबल्स बच गए मेरे पास। उसमें जो अच्छे अच्छे वेरिएबल थे रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन में, वो हटा ही दिए इसने, अच्छे अच्छे फीचर हटा दिए। तो मतलब जो बाद में जो फीचर बचे वो सारे कचरा वाले बच गए मेरे पास। एक्यूरेसी तो ठीक ठाक आई, पर जो एक्यूरेसी रिजल्ट बच गए वो कचरा बच गए। तो मैं आपको यही करूंगा कि अगर आपको रफ रिजल्ट चाहिए और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है, 2-3 ही घंटे हैं आपके पास, ये पहले वाली जो मेथड मैंने आपको 3 मेथड बताई उनमें से लगाने का टाइम नहीं है, तो आप ये आरएफई यूज करके जो है एक रफ मॉडल बना के देख लीजिए कि आरएफई क्या रिजल्ट देगा। पर जब भी आप आरएफई यूज करेंगे, पर मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैंने आपको 3 मेथड बताई है अभी, ये जो 3 मेथड मैंने आपको बताई है, एक तो एक आई स्क्वायर के ऊपर, फिर मैंने आपको एक बताई है फीचर रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर कैसे एलिमिनेट करना, और तीसरी मैंने आपको बताई है ये हीट मैप के ऊपर। तो ये मेथड लगा के आप एक्चुअली बाद में डाटा सेट तो आपको करना ही पड़ेगा, पर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ये फीचर रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन से रफ वर्क, डर्टी वर्क और रफ वर्क जिसको बोलते हैं ना, डर्टी एंड रफ, एक आइडिया चाहिए आपको, डर्टी एंड रफ, जिसको आप रफ एंड डर्टी बोलते हैं ना। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम, बहुत फटाफट हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा इससे। पर आपको फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके रिजल्ट पे इतना विश्वास करना, मेरे एक्सपीरियंस में तो नॉट दैट वाइज, इतना विश्वास आरएफई के रिजल्ट पे विश्वास करना इज नॉट दैट वाइज मेरे एक्सपीरियंस में। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है इसके ऊपर, या किसी और डाटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, पर मैं फिर भी आपको बोलूंगा फटाफट काम करना है, डर्टी वर्क करना है तो आरएफई से करिए, और बाद में फिर जब आपके पास थोड़ा टाइम मिले तो आपकी जो जो एक्चुअल मेथड से वो लगाइए, 3 जो मैंने आपको बताई। अच्छा, एक और मेथड होती है कि मतलब मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जब अपन लाजो और रीड्स L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन मैंने आपको समझाया था। L1 मतलब लासो होता है और L2 मतलब रिट्स होता है। ये रेगुलराइजेशन मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में बताया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अपन L1 रिग्रेशन लगाते हैं, L1 रिग्रेशन जब लगाते हैं, तो L1 रिग्रेशन मतलब रिट्स रिग्रेशन जब रिट्स रिग्रेशन लगाते हैं, उसका एक फायदा होता है कि वो क्या करता है, जितने भी अननेसेसरी कोएफिशिएंट होते हैं उनका, कोई अननेसेसरी वेरिएबल होते हैं उनका कोएफिशिएंट 0 कर देता है, मतलब उन वेरिएबल को हटा देता है।
मतलब जो अपन L1 रेगुलराइजेशन करते हैं, लासो रेगुलराइजेशन करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो अननेसेसरी वेरिएबल्स होते हैं उनको जो है वो हटा ही देता है, जीरो कर देता है उनका जो उनका जो कोएफिशिएंट ही जीरो कर देता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ इन्होंने यूज किया है। ये देखिए इसने फिर से क्या किया है, सपोर्ट वेक्टर मशीन को जो है, सपोर्ट वेक्टर मशीन को जो है इसने इंपोर्ट किया है। अभी आप जस्ट ऐसे ही कोड यूज करिए, आप यहाँ पे आप जो है एसवीसी की जगह लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले सकते हैं। आपको एसवीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप लीनियर लॉजिस्टिक भी यूज कर सकते हैं। आपने फिर इसने आइरिस डाटा सेट को इंपोर्ट किया है, सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल। तो सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल ये इसने नई यूटिलिटी इंपोर्ट की है यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स वाई से वही आइरिस को इसने लोड किया, आइरिस को जो है इसने आइरिस का शेप देख रहा है ये, और फिर ये जो है लीनियर एसवीसी जो इसने मॉडल यहाँ पे लिया, तो ये लीनियर एसवीसी की जगह मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन भी ले सकते हैं, लॉजिस्टिक भी ले सकते हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है आप यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब, और आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है आप रैंडम फॉरेस्ट से ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ ये लीनियर एसवीसी लेना जरूरी नहीं है, आपको कोई भी मॉडल ले सकते हैं, उसका आप इंस्टेंस बना लीजिए। और जो पेनल्टी इज इक्वल टू L1 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पेनल्टी आपको देनी है, पेनल्टी मतलब जो रेगुलराइजेशन करना है वो L1 करना है। पेनल्टी दो तरह की होती है, L1 रेगुलराइजेशन, L1 और L2। L1 मतलब लासो, L1 मतलब रिट्स, और L2 मतलब लासो। तो ये थोड़ा आपको है ना लीनियर रिग्रेशन के जो आपने लेक्चर है वो देखना पड़ेंगे। अभी दो टर्म नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा गूगल करके देखिए। L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, रिट्स और लासो। रिट्स और L1 एक ही होता है, और लासो और L2 एक ही होता है। तो इनको जरा आप गूगल करके देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो L1 क्या करता है कि जितने भी आपके अननेसेसरी पैरामीटर होते हैं उनके जो बीटा कोएफिशिएंट है उनको जीरो ही कर देता है, जीरो ही कर देता है, उनको जीरो कर देता है। तो यही प्रॉपर्टी इसने यहाँ यूज करी है, इसको इंस्टेंशिएट किया, सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाएगा विद L1 पेनल्टी। L1 पेनल्टी लगाएगा मतलब ये जितने भी अननेसेसरी वेरिएबल है उनको जीरो कर ही देगा, उनके जो कोएफिशिएंट है जीरो कर ही देगा। सबसे पहले ये लगाया, प्रीफिट इज इक्वल टू ट्रू दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसके बाद जो इसमें जो बचेंगे, देखिए तीन जो बचे हैं, ये सबसे मोस्ट यूजफुल वेरिएबल ही बचे हैं, और ये बहुत रिलायबल मेथड है। ये आपकी आरएफई जैसी मतलब फ्रीक आउट मारने वाली मेथड नहीं है, ये बहुत रिलायबल मेथड है। तो इस तरह का जो L1 बेस्ड एलिमिनेशन है वो आप कभी भी कर सकते हैं, इट इज वेरी रिलायबल, इट इज वेरी रिलायबल। L1 बेस्ड एलिमिनेशन जो है इट इज वेरी रिलायबल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, और मैं आपको एक और चीज मेरी ये बताना चाहता था कि ये देखिए, ये देखिए जैसे अब अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है पेनल्टी, पेनल्टी पेनल्टी है, मैंने ब्लू कर रखा है, देखिए पेनल्टी। मैंने आपके लिए कॉपी किया साइकिट लाइन के डॉक्यूमेंटेशन से, इसको कॉपी किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लो, पेनल्टी इक्वल टू L2 लिया हुआ है, L2 बाय डिफॉल्ट होती है। तो आप इसको L1 कर दीजिए, इसको आप L1 करिए, और जो है आप इसको यहाँ पे यूज कर लीजिए। L1 पेनल्टी वहां लगाइए, और L1 पेनल्टी यूज करके आप यहाँ पे जो है ये जो इंस्टेंस बनाया जा रहा है, ये जो इंस्टेंस बनाया है, इसकी जगह आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंस्टेंस बना लीजिए, पेनल्टी L1 लगा। पर पेनल्टी L1 लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका काम नहीं। तो ऐसा यहाँ लॉजिस्टिक लगा लीजिए, इसलिए मैंने आपको लॉजिस्टिक बताया कि वहां भी पेनल्टी है। तो वहां पर L1 लिखिए, L2 को, और यहाँ अप्लाई कर दीजिए, सेम कोड आपका चल जाएगा किसी भी डेटा सेट के ऊपर। आपको चाहिए तो आप आईआरसी लोड कर दीजिए, मतलब अगर आपके पास एक्सेल शीट से नहीं देखना है तो आप आईआरसी लोड कर दीजिए। परंतु मैंने आपको इतने सारे डेटा सेट दिए हैं अभी तक के अपने जो डाटा साइंस की जर्नी है, मैंने आपको कम से कम 5-7 डेटा सेट तो दे दिए हैं। तो उनमें से आप कोई भी हायर डायमेंशन वाला डेटा सेट लीजिए, उसको रीड एक्सेल करिए, और जो है ये लगा के देखिए कि मेरे को फीचर नंबर ऑफ फीचर जो है कम करना था, वो कम हुए कि नहीं हुए। और इसमें क्या है ना कि आपको ये नहीं देना है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ फीचर चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट है उनको रखेगा, और जो खराब वाले हैं उनका कोएफिशिएंट जीरो करके हटा देगा। तो ये तीन जो हमारा आंसर आया है, ये तीन जो है एल्गोरिदम से आया है, हमने नहीं बोला उसको कि तीन ही मेरे को इंपॉर्टेंट चाहिए, उसने तीन खुद होके ही दिए। और उसने क्या किया, सारे जो खराब वाले थे वेरिएबल, जो अनइम्पोर्टेंट थे, उनको उनके कोएफिशिएंट को जो है जीरो करके हटा दिया है।
L1 से हट गए, वो पेनल्टी इक्वल टू L1 से वो हट जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। और बस लास्ट तरीका मैं आपको आज एक और दिखाने वाला हूं। तो ये एक और तरीका हो गया। एक RFE बता दिया मैंने आपको। RFE मतलब आपको रफ एंड डर्टी वर्क करना हो तो ये RFE। पर एक और ये L1 बेस्ड मेथड मैंने आपको बताई। यहाँ पे आप कोई ये SPC मतलब सपोर्ट वेक्टर की जगह आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लीनियर सेग्रीगेशन भी यूज कर सकते हैं, जिससे मैंने बताया। तो L1 बेस्ड एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। और मैं एक और आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका बता रहा हूं कि ये देखिए, ये अब इसने क्या किया है बंदन है कि ये देखिए, थोड़ा आगे देखिए, ट्री बेस्ड फीचर सिलेक्शन अपन ने कर लिया है। ट्री बेस्ड फीचर सिलेक्शन, ट्री बेस्ड जो है अपन ने कर लिया है अभी। ये एक्स्ट्रा ट्री जो है इसने यूज किया है, एक्स्ट्रा ट्री यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्री यूज मत करिए, आप यहाँ रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लीजिए। और वही फीचर इंपॉर्टेंसेस यूज किया है। देखिए ये फीचर इंपॉर्टेंसेस कहाँ गए, ये रहा फीचर इंपॉर्टेंसेस यूज कर लो, ये रहा फीचर इंपॉर्टेंसेस आ गए। तो ये 0.4 मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये 40% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। 0.04 0.05 मतलब इसका कम इंपॉर्टेंस है ना। तो ये आपने कर लिया है। तो आपको 4 तरीके मैंने बताया। और एक लास्ट तरीका मैं आपको बता के अभी एंड करना चाहूंगा कि एक पाइपलाइन है बनाई है। पाइपलाइन मैंने निकाल के रखी थी। क्यों में मिनट है। पाइपलाइन, हाँ ये देखिए, ये पाइपलाइन मैंने निकाल कर रखी थी आपके लिए। ये मैं थोड़ा ये सिलेक्ट किया हुआ हूँ। ये बड़ा कर रहा हूँ। ये बड़ा किया है मैंने कोड आपके लिए। ये थोड़ा बाहर चला गया है। क्या करना है? हाँ, तो ये पाइपलाइन का कोड आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ा है ये। तो ये पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब पानी, जैसे एक पाइप से दूसरे पाइप को, 2 पाइप हमने जोड़ दिए, तो 2 पाइप जोड़ने से क्या मतलब होता है? पानी जो इस पाइप में आया था वो बह के दूसरे पाइप में जाएगा। तो अब ये पाइपलाइन है, तो ये हमारी डाटा साइंस की पाइपलाइन। तो पाइपलाइन किस चीज की पाइपलाइन है? प्रोसेस की पाइपलाइन। अगर मेरे को 2 प्रोसेस, 2-4 प्रोसेस एक साथ करनी है तो मैं ये पाइपलाइन यूज करता हूँ। ये एडवांस डाटा साइंस के जो यूजर होते हैं पाइपलाइन यूज करते हैं। तो ये पाइपलाइन का क्या मतलब होता है? मेरे को दो काम करना है। यहाँ फीचर सिलेक्शन भी करना है और क्लासिफिकेशन भी करना है। 2 काम करना है मेरे को। अभी मेरे को किसी प्रॉब्लम में 2 काम करना है। एक तो फीचर सिलेक्शन करना है। फीचर सिलेक्शन कैसे करना है? सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल। तो सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल अपन अभी किया, तो मेरे को पहले तो सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल से फीचर सिलेक्शन करना है, फीचर कम करना है। फिर जब फीचर कम हो जाए तो उसी के ऊपर जो है मेरे को रैंडम फॉरेस्ट लगा के जो है क्लासिफिकेशन करना है। 2 प्रोसेस मेरे को एक साथ करनी है। तो अपन ये पाइपलाइन लगा सकते हैं। तो मैंने आपको पाइपलाइन की आपके लिए जो है फॉर्मल डेफिनेशन मैंने निकाल कर रखी है। तो सबसे पहले पाइपलाइन की फॉर्मल डेफिनेशन देखिए आप। Python scikit-learn provides a pipeline utility to help automate machine learning workflows. Workflow मतलब समझ गया? मेरे को 2 काम करना था। मेरे को फीचर इलिमिनेट करना था और फीचर क्लासिफिकेशन, 2 काम करना था। तो एक के बाद एक करना था। तो ये वर्कफ्लो हो गया। Pipeline works by allowing linear sequential of data transformation to be chained together, culminating in modeling process, culminating in a modeling process that can be evaluated. मतलब अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि मतलब दो प्रोसेस को इसने चेन कर दिया एक दूसरे के साथ। तो जो फीचर एलिमिनेशन और क्लासिफिकेशन, 2 को एक साथ चेन कर दिया। और जो प्रोसेस उसकी बनती है, वो प्रोसेस को हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस को जो बनती है, इस तरह से जो पाइपलाइन की प्रोसेस बनती है, उसको हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो मैं इवेल्युएशन अभी तो नहीं ले रहा। अभी मैं आपको ये 2 ही चीजें समझा रहा हूँ कि देखिए क्या कर रहा है ये। फीचर सिलेक्शन किया है इसने। सबसे पहले पाइपलाइन को CLF पाइपलाइन लिया है। CLF पाइपलाइन को कहीं से इंपोर्ट किया होगा, देख लीजिए इसका इंपोर्ट होगा कहीं पे। तो इसको इंपोर्ट किया CLF को, जो फिर पाइपलाइन लिया, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है डाला इसने, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ डाला। देखिए फीचर सिलेक्शन लिया, सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल। सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल में जो है इसने वही यूज किया जो इसने ऊपर यूज किया था। देखिए सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल जो था
इसने ऊपर यूज किया था ना, सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल। ये देखिए सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल भी यूज किया था। यहाँ पे अपन ने सपोर्ट वेक्टर से क्या किया था, हमने फीचर एलिमिनेट किए थे। तो ये एक स्टेप थी, है ना। तो ये एक स्टेप इसने यहाँ लगा दी, देखिए ये एक स्टेप लगा दी इसने यहाँ पे, ये एक स्टेप लगा दी यहाँ पे, ये एक स्टेप लगा दी। मतलब यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, ये जो स्टेप में हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसने यहाँ पे पेनल्टी भी लगा दी, L1 पेनल्टी के साथ इसने सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल लगा दी। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कोड, इससे क्या होगा, L1 पेनल्टी लगा के जो यूजफुल फीचर है वही बच जाएंगे, बच गए। अब जो बचे हुए फीचर हैं वो ये कोड से रैंडम फॉरेस्ट में चले जाएंगे, रैंडम फॉरेस्ट में गए, रैंडम फॉरेस्ट में चले जाएंगे, और जो है रैंडम फॉरेस्ट में चले जाएंगे, और रैंडम फॉरेस्ट से आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो आपका ये मॉडल, ये एक इकट्ठा मॉडल की तरह यूज कर रहा है इसको। और उसके बाद और ये CLF को इंस्टेंशिएट कर लिया इस तरह से पाइपलाइन बना के, और फिर ये पाइपलाइन को इसने डॉट फिट एंड एक्सवाई कर दिया। तो मतलब आपका क्या हो गया, एक ही काम, एक ही स्टेप में दो काम हो गए, फीचर सिलेक्शन भी हो गया और क्लासिफिकेशन भी हो गया। ये थोड़े एडवांस यूजर यूज करते हैं, पर मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आप भी एक दिन एडवांस यूजर तो बनेंगे ही ना। तो इस तरह के पाइपलाइन में आप यहाँ तो दो ही काम दिए, 3 4 10 काम भी आप एक साथ दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है पाइपलाइन जो है इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी एक हिमांशु के लिए असाइनमेंट लिख रहा हूँ। हिमांशु आप हैं क्लास में हैं अभी? हिमांशु? यस सर। हाँ हिमांशु, आपके लिए असाइनमेंट है कि ये पाइपलाइन को आप इंप्लीमेंट करके बताइए किसी कोड में। और ये L1 बेस्ड जो फीचर एलिमिनेशन अपन ने यूज किया, तो हमने इतने सारे डाटा सेट आपको दिए। तो L1 बेस्ड फीचर एलिमिनेशन जो है, ये L1 बेस्ड फीचर एलिमिनेशन, और ये पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन L1 बेस्ड फीचर एलिमिनेशन, और ये जो तीसरा था ये फीचर इंपॉर्टेंसेस वाला है। तीनों को आप जो है इम्प्लीमेंट करके कोड में बताइए, हम सबको डेमो दीजिए इसको। ठीक है सर। ये तीसरा था ना, फीचर बेस्ड एलिमिनेशन, कहाँ गया वो, रैंडम फॉरेस्ट का। ये यूनिवेरिएट था, एक तो सबसे पहले यूनिवेरिएट का डेमो दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये आप घर जाके ये वीडियो को फिर से एक बार देखिए जो अभी हुआ है ये, ठीक है। और इसमें जितना भी कोड हमने डिस्कस किया है सबका इम्प्लीमेंट करके हमको डेमो दीजिए, बस यही आपका काम। आप चाहिए तो 1 हफ्ता ले लीजिए इसके लिए, ठीक है। ये सारा कोड जो हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं बताया है, तो आपको हिमांशु ये कोड जो है इम्प्लीमेंट करके इसका एक डेमो दें, ठीक है। तो फिर अगला आपका लेक्चर रखवा देंगे इसके ऊपर। जितना भी कोड आज हमने 4-5 मेथड डिस्कस करी है, इंक्लूडिंग RFE, इसको आप इम्प्लीमेंट करिए और इसका एक डेमो दीजिए, ये आपका काम, ठीक है। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। और आप कंसल्ट कर सकते हैं, वेब सर्च कर सकते हैं, कोड कहीं से भी ले सकते हैं, कागज से ले सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो तो मेरे से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये जितना भी आज डिस्कस किया है सबको इम्प्लीमेंट करिए और जो है आप इसका डेमो दीजिए। तो दैट्स वेयर आई एंड माय लेक्चर टुडे, एंड होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स तो है, पर ये काफी काम के टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और ये पाइपलाइन वगैरह जो है, ये आपका काम काफी इजी बना देते हैं। फीचर सिलेक्शन कर लिया, फीचर एलिमिनेशन कर लिया, फिर आपने उससे जो है क्लासिफिकेशन कर लिया, और भी 2-4 काम अगर आपको इसी तरह के करना है तो आप कर सकते हैं जो है पाइपलाइन लगा के। तो ये मैंने एडवांस फीचर का आपको बताया, और आपको जो है इसका डेमो के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। डेमो जो है हिमांशु अपने को देंगे, सबका डेमो देंगे हिमांशु अपने को, ठीक है। तो दैट्स वेयर आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क नाउ।